अस्सलाम फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन उर्दू विला। चलिए आइए अब नावल का पार्ट नंबर 3 स्टार्ट करते हैं। वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। माजी कितनी मरतबा बोला है तेरे को स्कूल जा, पर तेरी खोपड़ी में बात जाती नहीं क्या? गुलाबो ने 9 साल जैसम को डांटा। क्या हुआ, क्यों डांट रही हो उसे? उसे मुंह लटकाए बैठे बच्चे से हमदर्दी हुई। गुलाबो ने उसे बच्चे को डांटने की वजह बताई तो मेरी राम ने भी सवालिया नजरों से जैसम की तरफ देखा। मैं क्या करूं गुलाबो, बाबा मारता है, कच्चा जमा नहीं किया तो स्कूल जाने की ना हसीयत है, ना वक्त, और ना बाबा को पढ़ाई की कदर है, ना मुझे पढ़ाने की फिक्र। जैसम ने बेबसी से हनकारा बड़ी। और माँ? मेराम उसके साथ आकर बैठी। माँ क्या कर सकती है, वो तो बामुश्किल बाबा की दिहाड़ी के पैसों से मेरे 5 छोटे बहन भाइयों पाल रही है। उसने हजाब से चलती मेराम की स्याह आंखों में देखा। मेरा ये लो। गुलाबो ने एक अदद गजरा उसकी जानिब बढ़ाया। गुलाबो, मैं फिर कभी ले लूंगी, अभी पैसे नहीं है मेरे पास। मेराम उदास होते हुए वजाहत देने लगी। अरे ऐसे ही रख लो, हमारी दोस्ती के नाम दे रही हूँ, अब तो तुम मेरी दोस्त बन गई हो ना। गुलाबो ने हुश दिली से गजरा उसके हाथों में थमाया। बिल्कुल। मेराम चह गई। उसने वो गजरा हाथ में पहन लिया। अम्मा ने उसे मर्दों से दूर रहने को कहा था, पर गुलाबो तो हवाजा सरा थी। इस बना पर उसने गुलाबो की दोस्ती मंजूर करने में 1 मिनट की देर नहीं की। अस्सलाम वालेकुम अम्मा, कैसा रहा दिन? मेराम ने दरवाजे से दाखिल होते अम्मा के पीछे से उनके गिर्द बाजू माइल किए। ये क्या है मेराम, क्यों लिया है ये? अम्मा ने उसे अपने सामने खड़ा किया और मेराम के हाथ से गजर निकाल कर दूर फेंका। अम्मा क्या कर रही हो, दोस्त ने इतने प्यार से दिया था। उसने मुंह बसोड़ते हुए गजरे की जानब कदम बढ़ाए। किस दोस्त ने? मैंने दोस्तें बनाने से मना किया है ना, पर तुम बाकायदा इनसे तोहफा लेने लगी हो, वो भी ऐसा तोहफा। अम्मा खफा हो गई। अम्मा वो बहुत अच्छी है, मासूम है, मजलूम है, हवाजा सिरा है। मेरे कॉलेज के पास फूलों का स्टार है उसका। आपने लड़कों से दूर रहने को कहा था, लड़कियों से बेमतलब दोस्ती से मना किया है, पर हवाजा सिरा तो खुद लोगों को सताए हुए होते हैं, वो मुझे क्या परेशान करेंगे? गुलाबो बिल्कुल इन जैसी नहीं है। मेरा आपने धीमी आवाज में वजाहत की। अम्मा के तने हुए असाब ढीले पड़ गए। पर ये पहनकर बाहर मत जाना, आड़ी फिक्रा कहकर वो किचन के जाना बढ़ गई। मीराम खुलकर मुस्कुरा दी और चेंज करने के लिए चली गई। कौन है वो, क्या वो बहुत चिकना है? शाम होने से पहले शब्बो कुछ देर के लिए मेराम के पास आ गई थी। क्या बोल रही हो, मैं तो पढ़ रही हूँ। मेराम ने कलम उंगली में घुमाते हुए जवाब दिया। मर्दों के मामले में मैं तुझसे ज्यादा पता है मेरे को। तेरी आंखों की ये चमक सारे राजो अया कर रही है। शब्बो ने चिढ़ा। कुछ भी मत बोल, मैं किसी बारे में बात नहीं सोच रही। मेराम मसलसल से टालती रही। मेराम तुझे पता है, तुम मुझसे झूठ नहीं बोल सकती। शब्बो ने आंखें दिखाई। उसके तजस्सुस के आगे मेराम ने हथियार डाल दिया। अजहात नाम है उसका, सियासतदान का बेटा है, अच्छा लड़का है। इतना बा इक़्तिदार और बारसू होकर भी जरा बराबर गुरूर नहीं है। अमीर हो या गरीब हो, दोस्त हो या पराया, सबकी मदद को हाजिर रहता है। उसकी हल्के सरगोशी अंदाज में आजाद की शख्सियत बयान की। तुझे पसंद है? शोभा ने कुर्सी उसके करीब खिसका ली। उसे मेराब का हया से लाल होता चेहरा साफ दिखाई दे रहा था। उसके सवाल पर मेराब सोच में पड़ गई। पता नहीं, बस अच्छा लगता है। उसने मासूमियत से शाने उचकाए। माई को पता है? न जाने किस होश से जब वो आग गिरा, मेराब के चेहरे पर उदासी की लहर छा गई। उसे नफी में सर हिलाया। फिर तू भूल जा उसे, जिस दिन माई को पता चला तेरी है नहीं। शब्बन उसे माँ के मुमकिन रद्दमल से आशना करवाते हुए झिड़झिड़ी ली। अम्मा मुझे सारी जिंदगी यहाँ कैद करके थोड़ी रखेगी, कभी ना कभी तो मेरी शादी कराकर रुखसत करना है ना उसने। मेरा ने लापरवाही से शाने उचकाए। क्या वो तुझसे शादी करेगा? क्या उसे पता है कि तू इस जगह रहती है? पहला फिक्रा जितना जोशीला अदा हुआ, दूसरे पर इतनी मायूसी छा गई। उस शाम आजाद की भतीजी की बर्थडे जोरों शोर से जारी थी। वो अपने अबाई महल के लॉन में रखे चेयर में से एक पर बैठा तारीख आसमान को देख रहा था। उसे काली रात मेराब के काजल लगी सी आंखों की ममासलत लगी थी। उस काली डायन की महज आंखों ने तुम्हें मजनू बना दिया। पूरा सरापा देखेगा तो पता नहीं क्या होगा। उसने मायका गूंद पीते जुमला कसा। वो जो आसमान के जन्म सर उठाए हकीकतन मेराब के ख्याल में खोया हुआ था, अभी की आवाज पर सीधा हुआ। ऐसा कुछ नहीं है। उसने झंझलाकर अपना रुख बच्चों को तमाशा दिखाते जोकर पर मरकूज कर दिया। खुद को देखो, सबसे अलग एक कोने में बैठे हो, और वो भी खाली हाथ। जरूर वो काली डायन अपने हजाब के नीचे तुम पर कोई काला जादू फूंकती है। अबीर तमसराना मुस्कुराया। प्लीज बाबा इसे नाम से मत पुकारो, और तुम जानते हो मैं ड्रिंक नहीं करता। आजाद को अबीर की जवाबी कलामी से कोफत होने लगी। ठीक है, ड्रिंक मत करो, पर शाम को एंजॉय तो करो। यूं देवदास की तरह बैठे मत रहो। अबीर से मजीद तंग करने से दस्तबरदार हो गया। आजाद का जहन पूरी तरह से उलझ गया। क्या वाकई दिल लगी में वो बकाए दुनिया से बेगाना हो गया था, या ख्याल आते ही उसका मेराब को बगैर नकाब के देखने का दिल चाहा? वो तस्वराती दुनिया में उसके अशकारा बनाने लगा। हाल पहले मुलाकात में महज साया, और दूसरे में इस ताकतकार की पुष्ट देखकर अब रूही का दिल बेतरतीब दरक रहा था। जा जाकर से ये हया सताने लगा कि अब तीसरी मुलाकात में कहीं वो सामने ही ना आ जाए।
वो गैलरी के रश में उसके पीछे जरूर भागी थी, लेकिन तन्हाई में मिलने की रवादार नहीं थी। इस इज़राबी कैफियत के बाद उसे नींद नहीं आ रही थी। करवट लेते जब वो कोफत में मुतला हो गई तो उठ बैठी। पैरों में स्लीपर्स पहने खिड़की खोलकर दूर से कंधा टकाकर तारीख अस्मा को चमकते चांद और तारों को देखने लगी। चांदी रात ने माहौल को सहर अंगेज बना दिया था। नजर घुमाकर वो हॉस्टल के प्ले एरिया और रोवश को देख रही थी कि एक हवेला गेट के पास से गुजरता हुआ महसूस हुआ। रूही ठटकी। उसने गर्दन पूरी घुमाकर दीवार पर लगी घड़ी पर निगाह डाली तो उसकी सुइयां दो को अबू काट चुकी थी। क्या ये वही है या कोई वॉचमैन था? वह पुरसोच अंदाज में आईब्रो खड़े किए गेट के पार देखने की सही कहने लगी। चूंकि इस जानब अंधेरा था इसलिए वो ठीक से कुछ देख ना पाई थी। अचानक बेड के सहने पर उसके मोबाइल में थरथराहट होने लगी। वो पूरा चौंका उसकी जानब मतवज्जो हुई। ये भी वही दो लफ्जी कॉल। रूही ने हिम्मत न काट के कॉल मसूल की। दूसरी तरफ पूरी खामोशी थी, लेकिन चलती बारिश सांसों पर यह यकीन दिला गई कि वो उसे सुन रहा है। हेलो। रूही ने अपनी आवाज की लजिश को काबू रखने की नाकाम कोशिश की। उसने अपना तर्ज मगरिब रखा। मुसलमान सलाम करते हैं। स्पीकर पर उसकी आवाज गूंजी। उसने स्पाट अंदाज में उर्दू में जवाब दिया। वॉइस चेंजर के तहत वो पहली मरतबा गोया हुआ। वॉइस चेंजिंग ऐप के बदौलत उसकी आवाज मजीद भारी होगी, जिसे रूही उसकी असल आवाज की शिनाख्त ना कर पाई। क्या चाहते हो? क्यों मेरा पीछे कर रहे हो? उसकी बात को नजरअंदाज करके रूही बुलंद आवाज में बोली। रूही को ऊंचा बोलते सुनकर अलिशबा की सहम कर आंख खुल गई। इसे दरपेश हालात को समझने में चंद लम्हे लगे। वो बेड पर उठ बैठी। चांदी में रूही का गुस्से से सुर्ख होता हुआ चेहरा वो साफ देख सकती थी। कहा ना शहजादी, सब्र से काम ले। इसकी आवाज बेलचक और स्पार थी। देखो, मेरा पीछा बंद करो। तुम जानते नहीं मेरे बाबा साईं। वह हवा में उंगली बुलंद करते मानो उसे धमकाने लगी थी, पर काल पर मौजूद शख्स ने उसे अपनी बात मुकम्मल नहीं करने दी। कि होम मिनिस्टर बाबा साईं से निपटना मेरे बाएं हाथ का खेल है। राजपूत साहब उम्र में जरूर मुझसे बड़े हैं, पर मेरी ताकत आपके साईं सरकार से डबल है। उसने रूही के बाबा के पेशे के साथ साथ वो तीनों अलकाबात भी बताए जिससे सब उनसे मुखातब हुआ करते थे। रूही की धड़कन तेज होगी। वो जान गई थी कि जो इंसान इतनी सफाकी से उसके बाबा के अलकाबात गिनवा रहा है वो वाकई कोई मामूली सरछाप ताकतकार नहीं हो सकता। कल रात 8 बजे क्रिकेट स्टेडियम में अकेली आना। रूही की जानब से मुकम्मल खामोशी पाकर वो अपना आखिरी हुक्म सादा करते हुए कॉल काट गया। रूही के आंसू जारी हो गए। वो सर पकड़कर फर्श पर बैठ गई। वो तो बेसब्री से सुबह होने की मुंतजिर थी कि वो जल्द अज जल्द बाबा साईं को हालात से आगाह करे, पर यहाँ तो मामला संभलने की बजाय बिगाड़ के जाना गमजन था। रूही, सब ठीक है ना? अलिशा ने उसके पास दो नवाज होकर उसके कांधे को जन्बिश दी। ये फालवर मेरी सोच से ज्यादा खतरनाक है अलिशा। ये मेरे बाबा साईं के बारे में भी सब जानता है। उसने गीली सांस अंदर खींचकर खुद को कंपोज करते हुए सरसरी आगाह किया, लेकिन वो अपने इरादे से पीछे नहीं हटी। हिम्मत मुजतम करके वो उठी और कॉल मिलाने लगी। पाकिस्तान में इस वक्त फजर का वक्त होने वाला था। बेगम सरकार ने अलार्म बंद करके करवट बदली। अपने दिल अजीज शोहर को देखा। उन्होंने हाथ पकड़कर अपनी उंगलियां उनके बाल में फंसाई और हल्के हाथ से मसाज करने लगी। चंद मिनट बाद उनकी गहरी सांसें मदम होने लगी और साइंस सरकार ने आंखें खोली। जीरो बल्ब की हल्की रोशनी में बेगम सरकार का मुस्कुराता हुआ चेहरा इनके दिल की दुनिया तहबाला काट गया। उन्होंने अपनी बेगम के गिर्द बाजू माइल करके उसे करीब कर लिया। चंद लम्हे प्यार के नजर काट के बेगम सरकार के बाहों से अलग हुई। दूर दूर तक फजर की अजान का आगाज हो चला था। वो लंबे बाल गोल गोल घुमाकर बन बनाती हुई उठी और वॉशरूम की जानब बढ़ गई। साइंस सरकार उठकर नीम दराज बैठ गए और सबसे पहले अपना मोबाइल चेक करने लगे। बेगम सरकार के निकलने के बाद वो भी वुजू करने गए। तब तक बेगम ने उनके आने तक आज के दिन पहने का ड्रेस निकालकर ड्रेसिंग रूम में हैंग कर दिया। बेगम सरकार अक्सर बेशतर फजर की नमाज खुली फिजा में पढ़ा करती थी। आज भी वो फजर पढ़ने लॉन में दाएं जानब दीवार के साथ किबला रुख के मसले पर खड़ी होगी। रात की ड्यूटी पर तैनात गार्ड्स अपने अपने मुकर्रर जगह बैठे नींद से झोल रहे थे। कोई एक आध मुलाजम भी उठकर डबल आल की इबादत में मशगूल हो गया था। फजर की नमाज अदा करके वो नंगे पैर घास पर चहलकदमी करने लगी। गेट के ऊपरी खाने में बैठे गार्ड्स ने एक नजर ढाली इतराफ में देखकर फिर से रूप मोड़ लिया। आसमान पर हल्की रोशनी फैलने लगी तो वो वापस अंदर की जानब बढ़ गई। डाइनिंग हॉल में मुलाजमान दूध का गिलास ट्रे में तरतीब से रखे इनके सामने खड़ी थी। बेगम सरकार ट्रे लेती बेडरूम में दाखिल हुई तो साइंस सरकार भी नमाज अदा करके उठ रहे थे। गुड मॉर्निंग। सुबह बहर विश करते उन्होंने गर्म दूध का गिलास साइंस सरकार के आगे किया। गुड मॉर्निंग माय हनीज। उन्होंने वजिया अंदाज सर को हम देते हुए गिलास थाम लिया। ये उनके रोजाना का मामूल था। वो वर्दिश पर निकलने से पहले गर्म दूध नोश फरमाते। उनके कमरे से निकलने के बाद बेगम सरकार पैड बनाने लगी थी कि साइड टेबल पर रखा उनका मोबाइल बजने लगा। अव्वल तो इतनी सुबह सवेरे कॉल देखकर उन्हें हैरत हुई, लेकिन स्क्रीन पर लिखा नाम पढ़कर वो चाह गई। रूही, मेरी बच्ची कैसी हो? बेगम ने दिल फरागी से बेटी की कॉल मसूल की। अस्सलाम वालेकुम मम्मा, मैं ठीक, आप कैसी हैं? और बाबा साईं और अहमद। रूही ने बाबा और छोटे भाई का हाल अहवाल दरियाफ्त किया। मामा की खुश दिल आवाज सुनकर रूही को चंद लम्हे का सुकून मिला। वो अपनी परेशानी भूलभाल कर माँ से बातें करने लगी। हम सब ठीक हैं, सब खैरियत।
इस वक्त तो वहाँ रात हो रही है ना। मम्मा को अचानक वक्त का ख्याल आया तो वो मुतफक्कर हो गई। जी मम्मा, सब हैरियत, बस नींद नहीं आ रही थी, सोचा आपसे बात कर लूं। रूही ने बाबा को डायरेक्ट इस ताकब कार्ड के मतलब बताने से पहले मम्मा से मशवरात करना बेहतर समझा। बहुत अच्छा किया, जब भी दिल करे बस कॉल कर लिया करो। और वहाँ सब ठीक है? बाकी फ्रेंड्स, पढ़ाई कैसे चल रही है? मम्मा अपनी मुसाफा बेटी पर सवालों की बारिश बरसाने लगी। रूही का दिल बढ़ाने लगा, लेकिन वो अपने जज्बा पर काबू रखने की पाबंद हो गई। न जाने क्यों उसे मम्मा को परेशान करने का दिल नहीं किया था। अब अगर वो मम्मा को अपने हालात से आशना करती तो वो जरूर बाबा साहब पर जोर डालकर उसे वापस पाकिस्तान बुलवा लेती, या कम से कम उसके साथ बॉडीगार्ड लुकवा देती। और अब की बार तो रूही के पास इनकार का जवाब भी ना होता। सब ठीक है मम्मा, बस थोड़ी परेशान हूँ, ऐसा लगता है किसी जजीरे में फंस चुकी हूँ। पीछे जंगल है, आगे समंदर है, चारों तरफ पानी ही पानी जो मुझे डुबो रहा है। समझ नहीं आ रहा कि क्या करूं। उसने अलग अंदाज में अपनी मुश्किल बयान की। रूही बाबा साईं के जैसे मम्मा से भी बहुत करीब थी। वो माँ बेटी के साथ साथ हमेशा सहेलियों की तरह रात दिल की शरीक भी थी। जब आगे पीछे दाएं बाएं कोई रास्ता नजर नहीं आता, तब भी दो रास्ते हमेशा खुले होते हैं, ऊपर और नीचे का। नीचे सर झुकाकर सजदा करने का रास्ता और ऊपर हाथ उठाकर दुआ करने का रास्ता। मामा धीमी आवाज में नरमी से उसे समझाने लगी, ये वो दो रास्ते हैं जो इंसान कभी भी बंद नहीं हुआ करते। माँ बाप या कोई और साथ ना भी हो, तभी एक सहारा हमेशा हमारे सिर पर मौजूद रहता है। वो अल्लाह की शान बयान करने लगी, तुम ऊपर और नीचे का रास्ता अपनाओ, फिर तुम्हें इस जगह से राय निजात मिलेगी जो तुमने कभी सोचा भी नहीं होगा। आरी फिक्र कहते हुए वो इत्मीनान से मुस्कुराई। रोही को अपना दिल हल्का महसूस हुआ। उसने आजकूत सर इस बार में हिलाया और मम्मा से अलविदाई कलमात कहे। किसकी कॉल थी? साइंस सरकार ने तेज तेज सांस लेते अपना तनफ्फस बहाल करते हुए पूछा। वो हाथ में पकड़े छोटे से तौलिए से पसीना साफ करते हुए जॉगिंग से लौटे थे। रूही की। वो मोबाइल फोन टेबल पर रखकर उनके जाना मुड़ी। रूही की इस वक्त सब हैरियत थी। बाबा की आवाज से फिक्रमंदी जाहिर हुई। सब हैरियत थी, नींद नहीं आ रही थी तो मुझसे बात कर ली। बेगम ने तसल्ली देते हुए उनके बाजू पर हाथ रखा। चलो शुक्र है, मैं तैयार होकर आता हूँ। वो सुकून का सांस लेते हुए ड्रेसिंग रूम की जानब चल दिए। मम्मा से बात करके रूही को बहुत अच्छा लगा। वो उनकी हदायत समझ गई। इसने मोबाइल पर वक्त देखा तो न्यूयॉर्क शहर के वक्त के मुताबिक थोड़ी देर में फजर का वक्त होने वाला था। वो उठी और वुजू करने वॉशरूम में चली गई। या अल्लाह, मेरी मम्मा कहती हैं जब कोई भी ना हो फिर भी आप हमेशा साथ होते हैं। मेरी इस दरिंदे से हिफाजत फरमा, मेरी और मेरी फैमिली की लाज को महफूज रखना। वो फजर पढ़कर मसले पर बैठी आबदीदा होते हुए दुआएं करने लगी। चेहरे पर हाथ फेरते उसने लंबा सांस लिया। थोड़ी देर पहले का खौफ इसके दिल से मोह हो चुका था। वो बाइतमाद और पुरसुकून हो गई थी। इंसान जब टूटता है, परेशान होता है, अकेला हो जाता है तो सिवाय रब के कोई उसकी आवाज नहीं सुनता। टूटी चीजों को लोग मस्जिद तोड़ने का हुनर रखते हैं, जबकि अल्लाह टूटी चीजों से मोहब्बत करता है। जो उसके पास पलट आते हैं वो इन्हें वापस जोड़ देता है, दुआओं के जरिए, सब्र के जरिए, शुक्र के जरिए। और फिर दुनिया की हर मुश्किल आसान होती हुई नजर आती है। हर खौफ मान पड़ने लगता है। उसका सहारा मिल जाए तो किसी और सहारे की तलाश नहीं रहती। बेशक वो रब्बुल आलमीन, बेशक वो रब रहीम और करीम है। हाल शहर के सबसे बड़े कसिनो हॉल में पार्टी अपने जोरों शोर से जारी थी। शराब की बू और धुएं से फिजा मोतर थी। एबी जीन्स और ब्लैक शर्ट के ऊपर ग्रे कलर के लॉन्ग कोट में पहने इश्तियाक साहब से इस न्यू कैसिनो के इफ्तिताई तकरीब में शामिल होने पहुंचा था। उसके दो मुहाफिज वहीं दरवाजे पर रुके थे और वो दो इसके पीछे नदाल हुए। अंडरवर्ल्ड के तमाम नामी ग्रामी शख्सियत पार्टी से महजूज होते हुए नजर आ रहे थे। एबी, गुड टू सी यू, अच्छा लगा तुम आए। त्याग साहब ने गर्मजोशी से उसका इस्तकबाल किया। आपके नए अंडे की इफ्तिताह थी, कैसे नाता? उसके बेस टिकेगा तो अपन को ही मिलेगा ना। एबी ने बाएं आंख का कोना दबाया। ऑफ कोर्स, तेरी वजह से ही तो ये जगह हड़पने को मिली है। इश्तियाक साहब उसका छाना थपथपाते हुए हंसे। थोड़े फासले पर मियाँ बाई और बाजा सुमनो अपने गिरोह के बीच खड़े तंदी से एबी को घूरे थे, लेकिन वो इनकी नजरों को नजरअंदाज करते बाकिया गैंगस्टर गिरोह से मिलने लगा। एबी, व्हाट आर सरप्राइज, तुम तो आप बादों में छुपे चोंदी के चांद की तरह हो गए हो, कभी नजर नहीं आते। एक बहती नस्वानी आवाज उसके समातों में गूंजे। जोलियन, तुम्हें बड़े अरसे बाद मिली हो, स्विट्जरलैंड की ट्रिप कैसी रही? वो बेबाकी से उसकी आंखों में देखकर बोला। जुलियन के गले में गिल्टी उभर कर मधुम हुई। हा हा हा, मेरी इतनी हब्बा रखते हो तुम भी ना। अगली मरतबा तुम्हारे साथ भी चलूंगी। बर वक्त अपने तासा काबू करते वो हंस दी और हवा में हाथ जलाकर उसने एबी के कांधे पर हाथ रखा। क्या लगता है ये चाल काम करेगी? मियाँ बाई काउंटर की जानब रुख करके ड्रिंक ऑर्डर करते हुए वाजिद से मुहातब हुए। ऐसा कोई मर्द नहीं मियाँ बाई जो इतनी खूबसूरत औरत को देखकर ना मचले। फिर जोलियन तो खुद अपने आप से इनकी जोली में डाल रही है। वाजिद को अपने प्लान पर पूरा यकीन था। उसे शक नहीं होगा। मियाँ बाई का दिल अब भी राजी न हुआ। मियाँ बाई,
इस 3 साल कबल से मालूम है कि जोलियन उस पर दिल हारी है। अब बस जोलियन को मौका मिल जाए और वो उसकी कमजोरी बन जाए या उसकी किसी मौजूदा कमजोरी का पता लगा ले। वाजिद ने वाइन ग्लास से घूंट बढ़ा, गलती पर हो, वो मेरी नाक के नीचे रखा को खुले आम मार सकता है तो जोलियन उसका क्या उखाड़ लेगी। मियाँ बाई की नजरों का रुख एक कोने में खड़े एबी की तरफ घुमा। उसके साथ खड़े चंचलपन करते शो अदाएं दिखाते जोलियन एबी को अपने जान राबक करने के लिए भरपूर कोशिश कर रही थी। जवाब में वाजिद सुमरू ने उसे खामोशी एहतियार कर ली। अब तो उसे भी अपना ये प्लान पानी में मिलता हुआ नजर आ रहा था। कोशिश करने में क्या हर्ज है। दिल के एक गोशे से आवाज आई और लंबा सांस लेते वो दूसरे गैंगस्टर सरबराह से गुफ्तगू में मशगूल हो गया। 1 घंटे तक वहां बेवजह खड़े रहते एबी उकता गया था। बोर हो रहे हो तो कहीं और चलें, मुझे एंटरटेनमेंट की एक और अच्छी जगह मालूम है। जोलियन ने हमार अलूद लहजे में इसके कान के लो से होंठ लगाते हुए सरगोशी की। एबी ने उसकी ऑफर से मसरूर होते हुए दोनों अपर उठाकर उसको असबाब में हम दिया। जोलियन खुलकर मुस्कुरा दी, उसका हाथ अपनी कमर के गिर्द लाते अपनी वेस्ट पर रखते उसके हसास से जा लगी। अब की बार एबी ने उसे दूर नहीं किया। वो इसी अंदाज इसके अंदर इसकी नाजुक कमर थामे उसके साथ चल दिया। ऊपरी मंजिल के पहले कमरे में दाल होते ही जोलियन उसके अकम में आई और उसका कोट उतारने लगी। एबी बगैर मजामत किए हाथ पिछले गया और कोट निकाल दिया। कोट को पड़े फेंकते जोलियन ने उसे मजबूत कान से थाम कर अपने जाना घुमाया और फिर चेकते हुए दिखा देकर एबी को बेड पर गिराया। एबी नीम दराज हालत बेड पर जा गिरा। जोलियन इसी अंदाज हंसते हुए उसके ऊपर आ गिरी। एबी हमारे लूत निगाहों से उसका हंसा हुआ चेहरा देख गया। जुलियन के हाथ तेजी से चलते उसके शर्ट के बटन को खोलते इस शर्ट से भी आजाद कर गए। उसके चेहरे के करीब झुकी और अपने मुलायम हाथों से उसकी नींद बढ़ाना, बॉडी पर जादू चलाना मसरूफ हो गई। जो ही उसके जज्बात उजागर करने की कोशिश करती, जब उसके लबों का निशाना एबी के होंठों की जानिब बढ़ा तो एबी ने उसे बाजू से थामकर रोक लिया। क्या हुआ, किसी और से प्यार करते हो? जोलियन ने उसका राज इकलौना चाहा। इतनी जल्दी क्या है, रात को रंगीन तो होने दो, पहले एक ड्रिंक हो जाए। एबी से खुद पर से हटाया और कमरे के वस्त में मेज पर रखे बोतल की जानिब बढ़ा। वो जो जोलियन का सवाल नजरअंदाज कर गया था, पर तुम तो ड्रिंक नहीं करते। जोलियन महसूस कुन पोस्ट बनाते हुए उठ बैठी। तुम्हें पिलाकर इंजवार तो करवा सकता हूँ ना मेरी जान। एबी ने जोलियन को पूरे एतमाद में लेना चाहा। अपने लहजों और निगाहों के पेरे से वो उसे ये यकीन करवाना चाह रहा था कि उसके हुस्न का जादू एबी पर चढ़ चुका है और अब वो इस पर प्यार लुटाए बगैर नहीं जाएगा। ड्रिंक बनाते हुए एबी ने खुफिया अंदाज में बेल्ट के नीचे से एक अंगश्त नमा पॉकेट से सुई नुमा माइल बड़ी नोकीली चीज बाहर निकाली और बाएं हाथ में छुपा ली। वापस आकर उसने दाएं हाथ में पकड़ा गिलास जुलियन की जानिब बढ़ाया, जो उसने थाम कर एक गुड़ में खत्म कर दिया। एबी मुस्कुराया, उसके हाथों से गिलास हटाकर मेज पर रखा। आंखों में सर्दी बढ़ लाती उसने जुलियन की कलाई मरोड़ दी तो साथ में जोलियन भी औंधे मुंह बेड पर गिर गई। कमर के पीछे एक हाथ उसने जोलियन की दोनों कलाइयां मजबूती से दबोच ली और बाएं हाथ में पकड़ी सुई का रुख उसने जोलियन के बाजू की जानिब किया। एबी, थोड़ा आराम से, नाजुक जान हूं मैं, तुम्हारी शिद्दत से मर ही ना जाऊं। जोलियन उसे अपने करीब महसूस करके मदहोशी में बोली, डियर जोलियन, अपने बात से क्या देना, ये भी किसी किस्म का नशा नहीं करता, फिर चाहे वो स्मोकिंग हो, ड्रिंकिंग हो या औरत का नशा हो। दांत पर दांत जमाए उस एबी ने उसके कान में घुराया और एक झटके से वो सुई जोलियन के बाजू में चुबो दी। उस दिन रूही यूनिवर्सिटी नहीं गई। रात भर जागने के रहने से सुबह उसकी आंख ना खुल सकी। लिशबा, लीजा और मेरी जोसेफ शाम को यूनिवर्सिटी से लौटी पर रूही का उनके साथ भी दिल नहीं बैठ सका। वो हॉस्टल के लाइब्रेरी में बेमकसद किताब लिए बैठी थी। उसकी नजरों का रुख बार बार दीवार पर लगी घड़ी पर जा ठहरता। उसके फॉलोवर ने उसे रात 8 बजे क्रिकेट स्टेडियम बुलाया था, पर वो नहीं गई और अब वो सोच में मगन थी कि वो फॉलोवर उसको मुंतजिर होगा और उसे वहां ना पाकर क्या रद्दमल दिखाएगा। 8 से 9 बज के और फिर 10, वो हर 1 घंटे बाद मोबाइल का स्क्रीन रोशन करके देखती, पर अब तक उसकी जन्म से कोई मैसेज या कॉल मसूल नहीं हुई। रूही ने मन ही मन में यह मान लिया कि उसके नाने को अदम दिलचस्पी समझकर अब उसका ताकब नहीं करेगा, लेकिन बहुत जल्द ये उसकी गलत फहमी साबित होने वाली थी। रात के 1:30 बजे उसके मोबाइल में वाइब्रेशन हुई। वो सहम कर उठ बैठी। पहले ही बेल पर उसने कॉल मसूल कर ली। मुझे वादा खिलाफ लोग बिल्कुल भी नहीं पसंद। उसकी गंभीर आवाज रूही के समातों से टकराई। मैंने वादा कब किया था और मैं तुम्हारा हुक्म क्यों मानूं? नौकर नहीं हूं तुम्हारी। रूही की इस हिम्मत पर स्पीकर के पास चंद सानिया खामोशी छा गई। बिल्कुल, आप तो शहजादी हैं, राजपूत महर की शहजादी। उसका लहजा हमार था। डरती नहीं हूं मैं तुमसे, थोड़ी बहुत मेरे और मेरी फैमिली के बारे में इंटरनेट से इंफॉर्मेशन जानकर तुम मुझे जो डरा धमका नहीं सकते। इतनी हिम्मत है तो सामने आओ। रूही बाकायदा चैलेंज करने पर आ गई। हा हा हा, उसने बुलंद कहकर लगाया। इतनी हिम्मत है तो ढूंढ कर दिखाओ। उसने रूही के ही अंदाज में चैलेंज दिया और काल काट दी। रूही ने झिझलाकर उसके दो लफ्जी नाम को गुरा। चैलेंज कबूल हुआ मिस्टर एबी। उसने पुरअज़म अंदाज में खुद कलामी करते हुए उसे ढूंढने का पक्का इरादा बनाया।
हाँ जी, आज मेरा कॉलेज से कुछ जल्दी निकल आए थे। वो फुटपाथ पर गुलाबो और जैस्मिन के साथ बैठी। चलो बाय, मैं चलती हूँ। वो जाने के लिए उठी। ओके बाय, सी यू टुमारो, हैव अ गुड डे। गुलाबो इसी हबार की उंगलियां साफ करते हुए मेराब के हमरा खड़ी होगी। इसे फटाफट इंग्लिश बोलते देखकर मेराब की हैरत से आंखें बड़ी होगी। तुम्हें इतनी अच्छी इंग्लिश कैसे आती है? उसकी हैरत उसके लहजे से झलक रही थी। तूने क्या ऐसा वैसा समझ लिया गुलाबो को? 5वीं जमात तक पढ़ी है, वो भी इंग्लिश मीडियम में। गुलाबो ने आंखें गोल गोल घुमाते हुए गर्दन अकड़ाई। तो उसके आगे क्यों नहीं पढ़ा? मेराब को उसके बारे में मजीद जानने का तो जस्स हुआ। उसके बाद सबको मालूम पड़ गया कि मैं हवाजा सिरा हूँ। प्रिंसिपल ने स्कूल से निकाल दिया। गुलाबो फीका से मुस्कुराया। मैं बहुत रोई, मिन्नत किया, बाबा मेरा क्या कसूर? मुझे तो बनाने वाले ने ऐसा बनाया है। मैं खुद तो ऐसा नहीं बनना चाहती थी, किस्मत में ही मुझे ऐसा बनाना दिया। तो मेरी क्या गलती? मुझे घर से ना निकाले। गुलाबो किस ट्रांस में गोया हुई थी। मेरा की आंखों के कटोरे भीगने लगे। अब कहाँ रहती हो? मेरा आपका दिल रो देने को था। यही कोरंगी के पास एक ख्वाजा सिरों का ग्रुप है, उसके हेड है चुबली। उसे मैं रोते हुए सरपा मिली और वो मेरे को अपने साथ ले गई। अबे बारे में बताओ। गुलाब ने हसत पर निगाह से उसको देखा। मैं भी तुम्हारी तरह बेकसूर और मजलूम हूँ, पर बिना किसी गुनाह के सजा भी मुझे ही मिलती है। मेरा उससे ज्यादा अपने मुतल्लिक कह ना सकी। वो अपना राज नहीं खोल सकी। आजाद ने सर झुककर लंबा सांस खारिज किया और बाइक पर सवार होने लगा। ये क्या साहब, भीख दे रही हो क्या? 100 रुपए कीमत है। गुलाबों ने इस बाइक सवार आदमी के दिए 20 रुपए का नोट वापस उसकी जानब बढ़ाया। हाँ हाँ रख लो। वो जल्दी में था। गुलाबो ने वो 20 रुपए वापस उसके फ्रंट पॉकेट में अड़ा से। ये भी तू ही रख, मेहनत करती हूँ मैं, ताज़ा फूल चुन चुन कर गजरे गुलदस्ते बनाती हूँ, अपने हक का मुआवजा मांग रही हूँ, भीख मांगनी नहीं हूँ मैं। गुलाबों का रंग गुस्से से सुर पड़ गया। मीरा कुछ आगे ही गई थी। गुलाबों को बुलंद आवाज बोलते सुनकर पीछे मुड़ी और जमरकट्टे को देखकर उल्टे कदम उसके पास आ गई। भाई साहब, या तो पूरी कीमत दो या गजरे वापस करो। किसी मजलूम का हक क्यों मारे हो? वो बाएतमाद लहजे में गोया हुई। आजाद जो मामला नजरअंदाज करके जाने लगा था, मीराब के वापस आने पर रुक गया। ओ हजाबन बीबी, ये नाचने वालियों के मामले में मत पड़ो। वो बाइक सवार हंसा। इस मर्द का मेराब के साथ मिसबिहेव करना आजाद को एक आंख ना पाया। वो अपनी बाइक से उतरा और गुस्सैली नजरों से इस आदमी को देखते उसकी जानब भागा। मेराब ने हाथ बढ़ाकर इस आदमी के बाइक से चाबी निकाली। ये हजाबन इसके मामले में पड़ेगी भी और मुंह तोड़ जवाब भी देगी। इसी तरह पूरी पेमेंट करो। मेराब ने ठोंस जमाते हुए घूरा। ये बीबी, शराफत से बोल रहा हूँ, चाबी वापस करो। वो बाइक से उतरकर मेराब के सामने आगा। मेराब, छोड़ जाने दे, हर धर्मे को मुंह मत लग। गुलाबो ने हल्के से मेराब का बाजू झंझोड़ा। नहीं गुलाबो, आज एक के पर कटेंगे तो कल कोई दूसरा किसी मजलूम और बेसहारे का यूं हक नहीं खाएगा। कब तक इन लोगों की मनमानियों पर आंखें बंद करके खुद पर जुल्म होने देंगे? मेराब ने इसका हाथ जोड़ते हुए साफ गोई का मुजाहरा किया। तू ऐसे नहीं मानोगी। वो मेरा पर झिड़पने लगा था, पर आजाद इन दोनों के माबैन दीवार बनकर खड़ा हो गया। गलत कह रही है। गर्लफ्रेंड को 5 स्टार होटल में खिलाने के लिए और इंप्रेशन जमाने के लिए बेटों को बड़ी टिप देने के लिए पैसे हैं तुम्हारे पास, और एक मेहनत करके कमाने वाली को देने के नहीं। वो आदमी नादम सा हो गया। अदालत के हाथ से गजरे चिपटे और मेराब के हाथ से चाबी लेकर उसको चलता बना दिया। गुलाबों को वापस थमा कर उसने आज खुद उसके नुकसान की भरपाई भी की थी। मामला निपटते ही उसने बेबसी से बस स्टॉप की जन्म देखा। अगली बस 20 मिनट में बाद आनी थी। वो देर से पहुंचने पर अम्मा के मुन्ना सवाल व जवाब को न सोचने लगी। मैं ड्रॉप कर देता हूँ मेराब। आजाद ने कदर झिझकते हुए ऑफर दी। वो मेराब से इतना क्लोज नहीं था। नहीं नहीं, मैं खुद चली जाऊंगी। मेराब उसकी ऑफर पर घबरा गई। अच्छा, टैक्सी करवा देता हूँ, मैं बाइक पर साथ साथ रहूंगा। उसने मेराब के हया का लिहाज करते हुए दूसरी तरकीब सोची। उसकी कोई जरूरत नहीं है, मेरा घर पास ही है, मैं पैदल चली जाऊंगी। आजाद घर के अंदर दाल हुआ तो दादू को लान के जुल में बैठे पाकर उनके पास आया। उनकी गोद में सर रखकर लेट गया। आ गया मेरा सोना बेटा। बीजान ने झुककर उसके बाल पे पीछे करते हुए पेशानी पर बोसा दिया। बीजान, प्यार क्या होता है? उसे मासूम बच्चों के जैसे पूछा। प्यार तो एक मौत पर एहसास है बेटा, किसी भी मुफाद से पाक। जब हम किसी बच्चे को अपना समझे, उसकी फिक्र सताएं, उसके बारे में सोचें, उसकी खैर मांगे, ये सारे जज्बात और एहसास प्यार ही तो है। बीजान ने उसके बालों में हाथ फेरते हुए वजाहत दी। आपने कभी प्यार किया है? उसने आंखें खोलकर बीजान के रोशन चेहरे को देखा। क्यों नहीं, मैंने अपने वालिदैन से प्यार किया है, अपने बहन भाइयों से बहुत लगाव है, तुम्हारे दादा जान से मोहब्बत की है, अपने बच्चों से प्यार है, अपने ग्रैंड चिल्ड्रन तो बहुत ही अजीज है मुझे। एक एक करके अपनी जिंदगी के सारे रिश्ते गंवा कर बीजान ने आजाद का गाल थपथपाया। पर बीजान, क्या बगैर चेहरा देखे, बगैर साथ वक्त बताए भी प्यार हो सकता है? वो उठ बैठा, उनके हाथ अपने हाथों में थाम लिए। बिना चेहरे देखे भी कोई बहुत खास बन जाए, दिल के करीब हो जाए, तो उसे इश्क कहते हैं। इश्क तो मोहब्बत से भी ज्यादा गहरा एहसास होता है। मोहब्बत किसी और से भी हो जाती है, लेकिन इश्क सिर्फ एक से होता है। वो मुकाम भी कभी किसी को नहीं दिया जाता। बीजान की इस वजह पर आजाद का रंग बदलने लगा।
तुम्हें किसी से मोहब्बत हो गई है या इश्क हुआ है? बीजान ने गौर से उसे देखा। ऐसा कुछ नहीं है बीजान, मैं तो बस यूं ही पूछ रहा था। आजाद मसूनी हंसा, उनके पास उड़कर लान के आखिरी हिस्से में अपने पालतू जानवर शेरा के पास आ गया। सब समझती हूँ मैं बेटा, दादी माँ हूँ मैं तुम्हारी। बीजान ने उनके इस सवाल को नजरअंदाज करके उत्तर देकर उसे छेड़ने लगी। सीरियसली बीजान, अभी कुछ नहीं पता, जब कंफर्म होगा सबसे पहले आपको ही बताऊंगा। आजाद ने नाराज ना करने के घर से जवाबी सदा लगाई।